बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एक वायरोलॉजी लैब जो कि अलखिदमत ने ये वायरोलॉजी लैब जिसमें वायरस की टेस्टिंग की जाएगी, इसका आज इफ्तिताह किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इसका इफ्तिताह किया और उन्होंने अलखिदमत की कोशिशों को सराहा और उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ही अलखिदमत को इसका अजर देगा। इस वायरोलॉजी लैब में मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे, कौन कौन सी सहूलियात फ़राहम की जाएंगी, किस तरह से लोगों को इससे फ़वाइद हासिल होंगे, इस पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि आम लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेमेंट करना, इन लैब टेस्ट की वो टेस्ट करवा सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन, लैब्स में कोविड यानी कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ टेस्ट ऑफ़र किए जाते हैं। वक्त के साथ साथ इन टेस्ट्स की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं, इनकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर दी गई हैं, बहुत से टेस्ट्स को चेंज कर दिया गया है, मुख्तलिफ किट्स से हैं उनके हवाले से इनकी जो पैसे हैं वो चार्ज किए जाते हैं और अब तक कोई रेगुलराइज नहीं किया गया है। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि मुख्तलिफ किट्स हैं जिसके हवाले से जो कीमतें हैं वो रेगुलराइज कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लैब्स जो हैं वो अपनी मनमानी कीमतें चार्ज कर रही हैं। यहाँ ये भी एक रुझान हो गया है कि बहुत से लोग जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें कोरोना हो गया, वो घर में बैठ जाते हैं, टेस्ट नहीं कराते और इस खुद साख्ता आइसोलेशन या करंतना करने के बाद खुद से अपनी आइसोलेशन ख़त्म कर देते हैं। बहुत से ऐसे भी पेशेंट हैं जो शायद डॉक्टर्स के पास गए नहीं और घरेलू नुस्खे या जो आम सोशल मीडिया पे चीज़ें सना मक्की या और दूसरी चीज़ें जो चल रही थी, मुख्तलिफ कहवे या इनका इस्तेमाल करते रहे हैं। यही वजह है कि जब ऐसे मरीज़ जो हैं वो लास्ट मोमेंट पे जब हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर डॉक्टर्स के लिए उनकी जानें बचाना मुश्किल हो जाता है। अगर टेस्ट्स आसानी से हो जाएं, कीमतें अर्जा हों या मुफ्त टेस्ट किए जाएं तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना टेस्ट कराएं और टेस्ट होने के बाद जो एक फ़ायदा होता है वो ये है कि अगर टेस्ट मुस्बत आ जाता है तो फिर ये भी होता है कि उससे आइसोलेशन में पेशेंट चला जाता है और दूसरी बात यह है कि फिर इन टेस्ट्स की वजह से दूसरे लोगों को कोरोना लगने से बच जाता है। बहरहाल इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। अभी हम हाफिज़ नईम साहब से रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा। बहरहाल नेक्स्ट स्टोरी पे बात करना चाहेंगे। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उन सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों के घर पे या एक तकरीब के ज़रिए जो है ना उनके फ़र्जंदों को बाकायदा असनाद पेश की और उनकी कोशिशों को, उनकी खिदमात को सराहा गया। बड़ी बात है कि ख़ास तौर पे दो ऐसे पुलिस के सिपाही थे जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए चारों दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया। सिंध से इनका ताल्लुक़ है और एक साल कबल ही ये यहाँ कराची स्टॉक एक्सचेंज में इनको तैनात किया गया था। बहुत जवामर्दी से इन्होंने जो ये ड्यूटी है ये सर अंजाम दी। इस वक्त हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब डॉक्टर सोहराब सर की लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी सर, पुलिस की बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी देखने में आई। पुलिस और रेंजर से मिलकर ऑपरेशन किया, क्लियर किया और तमाम चीज़ों को क्लियर करने के बाद जो है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं रुकी। अच्छा, यहाँ नाजरीन को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सोहराब सर की को कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए थे, टेस्ट मुस्बत आ गया था, अब ये रिकवर हो गए। सबसे पहले तो आपको सेहतियाबी की बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मैं बिल्कुल आपने सही फरमाया, मैं पॉजिटिव आया था। मैं काफी 6 दिन आगा खान हॉस्पिटल में भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने 2 मरतबा टेस्ट कराया है अपना, दोनों मरतबा नेगेटिव आया और अभी काफी तकरीबन 1.5-2 महीने होने को हैं। अभी माशाल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ। कितने दिन तक आपकी ये बीमारी चलती रही? मैं वैसे नाज़रीन के लिए पूछना चाह रहा हूँ। मैं पहले जो है ना, मुझे जो है 12 दिन जो घर में मैं काफी तकलीफ में रहा। उसमें मुझे यही सिम्टम्स जो आम लोगों को होते हैं, बुखार हुआ, जिस्म में दर्द हुआ, फिर सांस में थोड़ी थोड़ी तकलीफ होना शुरू हुई। उसके बाद 12 दिन के बाद जब 12 दिन पूरे हुए तो मुझे फिर सांस में ज्यादा शदीद तकलीफ। अच्छा, आपकी सूंघने की सलाहियत और जो मुंह का मजा है वो बरकरार था या ये तो खत्म हो गया था। ये तो पहले 3-4 दिन में। और जो टेस्ट होती है सूंघने की सलाहियत, खाने पीने की जो टेस्ट होती है, खाना जो आम तौर पर जो आप खाते हैं, लीमू पीते हैं या कोई भी टेस्ट होता है, वो टेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया था।
तो ये हाँ, फिर ये तकरीबन मेरे ख्याल में 18 जब ये खत्म हुआ, तकरीबन 8-10 दिन लगे, फिर वापस ये टेस्ट फिर डेवलप हुआ। फिर मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तो फिर मेरे घर वालों ने ये फैसला किया कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। फिर मुझे इन्होंने आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहाँ मैं तकरीबन 5 दिन ICU में रहा। उसके बाद 1 दिन में मैं प्राइवेट रूम होता है इनका आगा खान में रहा। 6 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो डॉक्टर हैं फैसल महमूद, वो आए, फैसल महमूद, उन्होंने हाँ फैसल महमूद, उन्होंने बड़ी खिदमत की, सबने डॉक्टरों ने वहाँ पर, मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उन्होंने बड़ा बाकायदे बड़ी पूरी मेरे साथ नहीं बल्कि दूसरे जितने भी पेशेंट थे उनकी दिन रात वो खिदमत कर रहे थे बाकायदा, दिलो जान से, अपनों की तरह। तो बहुत काम कर रहे हैं डॉक्टर पैरामेडिक पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ऐसी वबा है और उसके मुकाबले में इतनी खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला इनको इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा। अच्छा, आपको सिर्फ ऑक्सीजन लगाई गई या कोई और बाईपैप या? मेरा जो है ना सैचुरेशन जो है वो बिल्कुल सही थी। मुझे सांस में तकलीफ हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ICU में रहा, वहाँ पर वो जो दूसरी ट्रीटमेंट, अलबत्ता ये जो लंग्स थोड़े मेरे इफेक्ट हो गए, मुझे इस्तेमा का भी प्रॉब्लम रहता था, तो वो फिर उन्होंने वो उसकी ट्रीटमेंट की। और उसके बाद जब वो मुझे क्लियर हो गए काफी, तो उन्होंने ICU से मुझे शिफ्ट किया फिर रूम के अंदर। फिर अच्छा। 2 दिन मुझे रूम में रख के फिर उन्होंने कहा कि अभी आप जाकर 3 दिन आराम करें घर में, और उसके बाद फिर जब आपका 3 दिन आराम करें, फिर उसके बाद आप हफ्ते के बाद टेस्ट कराएं। जब आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो फिर आप आम जिंदगी के रूटीन का जो है वो काम शुरू करें। अच्छा, आपकी सांस लेने की जो तकलीफ थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है? फेफड़ों की जो कैपेसिटी होती है, गुंजाइश, वो दोबारा से पूरी तरह वापस आ गई है या अब भी आपकी सांस फूलती है? नहीं, बिल्कुल वापस आ गई है। अब तो मैं काफी 40-40 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह वॉक भी कर रहा हूँ और बिल्कुल फिट हूँ। और डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि आप जाकर जो भी अभी लाइफ का जो अपना आपका काम है रूटीन का वो करें। अलबत्ता मैं थोड़ा अपने आप को वीक महसूस कर रहा था आज से एक 3-4 दिन पहले तक, तो मैं एहतियात कर रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि मतलब टेस्ट आपने 2 दफा दोबारा नाक वाला जो टेस्ट होता है वो 2 दफा कराया? नाक वाला दोबारा 2 मरतबा मैं, क्योंकि वो आपको मालूम है कि असेंबली भी चल रही थी, तो मैं असेंबली में भी फिर गया, तो वहीं पे टेस्ट करवाया। फिर ये बजट सेशन शुरू हो गया, फिर दोबारा टेस्ट कराया। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मरतबा मेरा नेगेटिव आया। अच्छा, तो सर अब एहतियात कर रहे हैं कि आप ये समझ रहे हैं कि एक दफा कोरोना हो गया तो अब इम्यूनिटी ये तो यार अब हर कोई मेरे खुद अपने अजीज अमेरिका में रहते हैं, ये क्लियर बात कोई भी डॉक्टर नहीं बता रहा है, नई बीमारी है। कोई कह रहा है कि ये फिर हो जाएगी और इतना असर नहीं होगा, कोई कह रहा है कि ये कोई 4-5-6 महीने तक आपका इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडीज बन गए, दोबारा नहीं होगी। बहरहाल वो हम जो है ना वो जो पहले ही कोशिश कर रहे थे, एहतियात कर रहे थे, मास्क पहन रहे थे और डिस्टेंस रख रहे थे, लोगों से मिलने के वक्त कोशिश वही कर रहे हैं डॉक्टर साहब के उसी को मेंटेन रखें, ताकि अभी कोई इसकी क्लियर कट कोई मतलब ऐसी कोई क्लियर नहीं WHO ने कोई बात की है, नहीं कोई डॉक्टर कोई आकर के। डॉक्टर साहब, आपसे किसी को आपके घर में या किसी दोस्तों अहबाब को किसी को लगा तो नहीं ये मर्ज? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मेरे भाई यहाँ पर थे, बड़े भाई, उनको हुआ, उनकी फैमिली को हुआ, वो फिर यहाँ से गाँव में मैं था, मैं उनके पीछे गया, उनसे मिला तो वो लग गई। हमारे खानदान में तकरीबन 42 आदमियों को हो गया था, 42। अच्छा, तो सब सेहतियाब हो गए हैं? बिल्कुल सब सेहतियाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, सब सेहतियाब हो गए। अभी तो हमें वो मतलब आप ये अंदाजा लगाएं कि मई की तकरीबन ये 10-15 में ये सब तकरीबन पॉजिटिव आते गए। अब आस्ता आस्ता 1-2 जो बचे थे वो भी नेगेटिव हो गए, सब अब फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपना रूटीन का काम कर रहे हैं, मेल फीमेल सब अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब हो गए। ठीक है, तो सारे लोग कराची आके उन्होंने इलाज कराया या वहीं अंदरूनी सिंध में ही उनका इलाज हो गया? कुछ जो है वो अपने गाँव में ही उन्होंने आइसोलेशन की और वो मशवरा करते रहे क्या करना चाहिए। कुछ हमारे फैमिली मेंबर सक्खर में थे, बाकी ज्यादातर यहाँ कराची में थे। अच्छा जी, लेकिन माशाल्लाह सब सेहतियाब हो गए? माशाल्लाह सब डॉक्टर साहब, माशाल्लाह सब सेहतियाब।
कोई बाकी तो बड़े मिसहैप हुए हैं यहाँ पर हमारे इलाके में, मेरे में काफी लोग मर गए। मैं तो कहता हूँ कि काफी मैं मतलब आपको बता नहीं सकता कि इतने करीबी अच्छे दोस्त जो हैं हमारे हमसे जुदा हो गए। सर आपने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया था शुरू में जिस वक्त आपको? बिल्कुल, जैसे ही मतलब ये पॉजिटिव आया तो मैंने एंटीबायोटिक शुरू की थी। अच्छा, एजोमैक्स डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया। अच्छा, इसके अलावा आपने कोई ये घरेलू जो टोटके होते हैं, नुस्खे होते हैं, एक दो मरतबा ये सनामुखी का कहा था, उसकी भी मैंने पी थी, लेकिन फिर ये डॉक्टरों ने मना किया, ये डिहाइड्रेट कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम कर रही है, आप नहीं इस्तेमाल करें। लेकिन ये है कि शुरू में मैंने 2 मरतबा वो भी इस्तेमाल की थी। अच्छा, चलें सर, बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है, आपको सेहत बहुत मुबारक हो। सर अब कुछ बात करना चाहेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे जो दहशतगर्दों का हमला हुआ और उसमें जो जिन सिपाहियों ने बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनको अब खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, शोधा को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ अकील करीम डैडी की जानिब से 25 लाख रुपए फ़ी जो शहीद हैं उनको देने का ऐलान किया गया है। सर क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या सिंध हुकूमत की जानिब से मज़ीद अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को ताकि सिक्योरिटीज़ को बेहतर किया जा सके? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही फरमा रहे हैं। आपको पता है कि पहले यहाँ पर जो पुलिस में शहीद हो जाता था उसके लिए 5 लाख रुपए होते थे, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 करोड़ रुपया उसके लिए कर दिया। और पीछे उनके लवाकिन बेटे वगैरह या कोई भाई हो तो उनकी नौकरी वगैरह का पूरा ये हमने किया था, ताकि जो है पुलिस जो है उसको उसकी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। ये जो हुआ है वाकया एक्सचेंज पे, तो आपने ये देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से हमारे जवानों ने जो पहले जिन्होंने शहादत, जो हमारे थे पुलिस वाले और सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने शहादत नोश की। और ये ट्रेंड थे कमांडोज जो 2 बच्चे हैं जिनका आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं, टीवी पे भी देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के जो एक बहुत बड़ा हमला करते अंदर जाते और पता नहीं कितना बड़ा नुकसान होता, उसको उन्होंने फेल कर दिया। और बहुत बड़ी बात है और सब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट ने भी इनको अप्रिशिएट किया है। मेरे ख्याल में इनकी जितनी भी तारीफ कर हो वो कम है और जितनी भी इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए सब करें। और ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और जो शहीद हैं उनके लिए दर्जात के लिए और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए दुआ भी करता हूँ, अल्लाह ताला उनको और आला मकाम अता करे। और पीछे जो लोग जो हैं उनके रहते हैं, अल्लाह ताला उनको भी सब्र जमील अता करे। और ये हमारे कौम के हकीकी हीरो हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे अब हम कुछ बात करना चाहेंगे शहर में जो लोड शेडिंग जारी है, इसके अलावा इजाफी बिलिंग जो की जा रही है के इलेक्ट्रिक की जानिब से अवाम परेशान हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई मदावा नहीं है। के इलेक्ट्रिक एक तरफा अपनी तरफ से बिल जो है वो उनका इजरा कर देता है और उसके बाद शहरी जो है वो परेशान है। जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत में जिम्मेदारी आती है ऐसे लोगों पर जिनके पास कराची का मैंडेट है या सीट्स रखते हैं। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब मोहम्मद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सर, गर्म मौसम, कोरोना का फैलाव, लॉकडाउन और इन तमाम चीज़ों में फिर एक तरफ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं, पेट्रोल की कीमतें, और साथ ही साथ अगर एक महीना कुछ रिलीफ मिल भी गया था जो कि ना होने के बराबर था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, तो अगले महीने इस कदर इजाफी बिलिंग है कि हर शख्स बिल लेके जो है वो परेशानी का इजहार करता हुआ नजर आता है। क्या कहते हैं आप? देखें, जहां पाकिस्तान में बड़े बड़े माफियाज हैं उन्हीं में से ये के इलेक्ट्रिक भी एक बहुत बड़ा माफिया है। और
इस माफिया को वफाक कंट्रोल नहीं कर पा रहा और सिंध हुकूमत भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो इस हवाले से सबसे ज्यादा जिम्मेदार करार देता हूँ सिंध हुकूमत को। आप भी हैरान होंगे कि जी इसका सारा इख्तियार तो वफाक के पास है, सिंध हुकूमत के पास कहाँ से सिंध हुकूमत जिम्मेदार आ गई। वो इस तरह कि देखें के इलेक्ट्रिक अपना बिजनेस, अपना कारोबार या इलेक्ट्रिक की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रही है कराची के शहरियों को। ये कराची के शहरी तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है और कराची सिंध का कैपिटल सिटी है। अब के इलेक्ट्रिक की फेलियर की वजह से या लोड शेडिंग की वजह से या ओवर बिलिंग लूटमार की वजह से या जो कुछ भी सूरत खराब होती है, लोग सड़कों पर आते हैं, एहतजाज करते हैं, या पानी की जो सप्लाई है वो मुतासिर होती है, उसकी वजह से लोग सड़कों पर आते हैं। जो एहतजाज होता है वो उसकी वजह से ये शहर मुतासिर होता है, सुबह सिंध मुतासिर होता है। तो सिंध हुकूमत को चाहिए कि के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को नकेल डालें, उनसे कहें कि भाई आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, पीसफुली बिजनेस करें, पीसफुली जो है यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करें, अदरवाइज फिर हम आपके बिजनेस को बंद करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि आपके इन इक़दामात की वजह से हमारा शहर मुतासर होता है, हमारा सिटी मुतासर होता है, कैपिटल सिटी मुतासर होता है, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है, हमारी मईशत खराब होती है, लेकिन ना जाने क्यों सिंध हुकूमत बिल्कुल भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती। सर, आपकी इलाकी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वफाकी हुकूमत की जानिब से यानी बाकायदा नेशनल असम्बली में ये कहा गया कि सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह कौन होते हैं जो वो क्या इख्तियार उनके पास है कि वो के इलेक्ट्रिक के बिलों को माफ़ कर दें या के इलेक्ट्रिक से कहें कि वो बिलों को कम कर दे। सर, वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक वफाकी मसला है। नेपरा जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, के इलेक्ट्रिक जो है वो उनका पाबंद है, नेपरा का। सिंध हुकूमत इसमें अगर कोई इक़दाम करना भी चाहे सवाए रिक्वेस्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। सर नहीं देखें, एक होता है कि जो इंतजामी कंट्रोल है नेपरा का या वफाकी गवर्नमेंट का, अगर उस इंतजामी कंट्रोल में जो बाई लॉज इख्तियारात हैं नेपरा के या वफाकी गवर्नमेंट के, उसमें मुदाखलत करना एक अलग बात है। और जिस तरीके से ये के इलेक्ट्रिक को चला रहे हैं, यहाँ रहने वाले शहरियों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट आता है सिंध हुकूमत के ऊपर, सिंध के शहरी इलाके के ऊपर, कराची की मईशत के ऊपर। तो इस हवाले से वो जिस इदारे को भी चाहें बुलाकर उनको कह सकते हैं कि जनाब अपना आप किबला दुरुस्त करें। सर, लेकिन ये वफाकी मैटर है ना, जो एग्रीमेंट के इलेक्ट्रिक को जब प्राइवेटाइज किया गया, ये तमाम चीजें वफाकी हुकूमत के साथ हैं। और बिजली का मैटर जो है वो नेपरा, आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत बिल्कुल ठीक काम कर रही है? के इलेक्ट्रिक को यानी जो नेपरा की जानिब से नोटिस इशू किए गए उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जब हम बात करते हैं पिछले साल की जो हलाकतें हुई कराची में, कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और मजीद इस वक्त जो ओवर बिलिंग है या गैर एलानिया लोड शेडिंग है, नोटिस तो इशू किए गए हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत से की जानिब से कोई सख्त इक़दाम नहीं किए गए। सर, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, वफाकी हुकूमत बिल्कुल इसमें नाकाम नजर आती है। सिर्फ यही वफाकी हुकूमत ने पिछली भी, जब से ये प्राइवेटाइज हुआ है के इलेक्ट्रिक, प्राइवेटाइज होने के बाद जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के अंदर जो मोटी मोटी 3 चीजें थी जो मुझे आज भी याद हैं। मैं खुद भी उस टाइम मिनिस्टर था, हम खुद भी परवेज मुशर्रफ के एलाई थे। उस पर मोटी मोटी 2-3 चीजें थी। एक तो इनको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर करना था, और जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको अपग्रेड करना था, और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्टफॉल था उसको इन्होंने बारजेज वगैरह बाहर से लाकर जो शिप के ऊपर प्लांट लगे होंगे उसके जरिए शॉर्टफॉल को दुरुस्त करेंगे। लेकिन ये इन तीनों चीजों में उस वक्त से नाकाम रहे, और वफाकी हुकूमतें चाहे पीपल्स पार्टी की रही हो या नून लीग की रही हो या अब पीटीआई की हो, ये सब इन सारी चीजों पर इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम रहे। अभी भी के इलेक्ट्रिक ज्यादातर डिपेंड करता है वापडा से मिलने वाली बिजली के ऊपर, उनसे मिलने वाली गैस के ऊपर, उनसे मिलने वाली फर्नेस ऑयल के ऊपर। ये एक अलग चैप्टर हो गया।
दूसरा जो चैप्टर है इनकी जो लोड अनअनाउंस लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग, ये एक बहुत बड़ा नासूर है। वफाकी हुकूमत इससे आगाह है, यहाँ पर जो MNAs हैं वो इससे आगाह हैं, वो वहां पर आगाह करते हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैं एक मरतबा फिर इकबाल भाई मैं ये कहूंगा कि ये सारी चीजें उस वक्त दुरुस्त हो सकती हैं कि सिंध गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे, इनको बुलाए, इनको शटअप कॉल दे और इनसे बात करे कि जी अगर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होगी तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, आपको फिर यहाँ बिजनेस हम नहीं करने देंगे। अब तो 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे अख्तियारात सुबह के पास हैं इकबाल भाई। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, आपको याद होगा ताबिश गौर साहब जब सरबराह थे के इलेक्ट्रिक के, उस वक्त तो सर जिस वक्त मुलाजमीन को के इलेक्ट्रिक से बरतरफ किया गया, निकाला गया, शॉर्ट लिस्टिंग की गई, फिर सप्लीमेंट्री बिल्स रोजाना की बुनियाद पे सारिफिन को दिए जाते थे, सर उस वक्त भी तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी तो सपोर्ट हासिल थी के इलेक्ट्रिक को। देखिए हमने कभी भी किसी को नाजायज सपोर्ट नहीं किया सर। रिकवरीज में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आपके लोग बाकायदा काम कर रहे थे सर, आपको बिल्कुल आप होगा। लोग मुलाजमीन होना एक अलग बात है, पार्टी की पॉलिसी होना दूसरी बात है। अगर कहीं मिसाल के तौर पे मैं कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, किसी बैंक में कर रहा हूँ, किसी के इलेक्ट्रिक में कर रहा हूँ और मैं MNA हूँ या MP हूँ, तो इसका मकसद ये नहीं है कि MQM की सपोर्ट उसको हो गई। बात ये है कि इनको जो डाउन साइजिंग करनी थी ये नेपरा से मिलके, वफाक से मिलके ये उसकी डाउन साइजिंग करते चले गए कि जनाब हमारे पास इतना एक्सेस स्टाफ है। जिस तरह से ये PIA का मामला चल रहा है या रेलवे का चल रहा है, ये किसी और स्टील मिल का चलता रहा जिनकी वजह से वो इदारे तबाह होते रहे। अब PIA को आप प्राइवेटाइज अगर आज कर दें, वो तकरीबन 50 से 60% लोगों को निकाल देंगे। सर कराची के लोग थे, अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुखालफत करती तो आप समझ सकते हैं कि ये डाउन साइजिंग हो सकती थी। सर कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई मुखालफत नहीं हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से। जिन एग्रीमेंट्स की बुनियाद पे आप किसी इदारे को प्राइवेटाइज करते हैं तो उसके अंदर ये शिक भी शामिल होती है कि जनाब उसके अंदर बाकायदा जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज भी डिसाइड होती हैं, लैंड साइड भी डिसाइड होती है, एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अगर ओवर एम्प्लॉयमेंट है तो वो भी एग्रीमेंट में होता है कि जी अगर हम इतनी एम्प्लॉयमेंट इसमें से ओवर है तो उसको निकालेंगे, तो आप हमें दबाव प्रेशर में नहीं लेंगे, मुदाखला नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर आप किसी भी इदारों को, आज आप रेलवे को प्राइवेटाइज कर दीजिए, 60% लोगों को वो निकाल देंगे, आप थोड़ी मुदाखलत कर सकते हैं। आप सरकारी खजाने से लोगों को अगर तनख्वाहें दे रहे हैं, अपने आप को 20 और 30-40 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कोई किसी इदारे को खरीदने के बाद, उसको प्राइवेटाइज होने के बाद वो थोड़ी 20 अरब 30 अरब 40 अरब रुपए अपनी जेब से देंगे। तो उनकी तो कोशिश ये होती है कि ये नुकसान में जो इदारा चल रहा है उसको प्रॉफिट में किस तरह लेकर आना होता है, तो फिर वो उसके ऊपर बाकायदा एग्रीमेंट के अंदर सारी चीजें इकबाल भाई डिस्कस हुई हुई होती है, एग्रीमेंट में सब शामिल होता है। अच्छा सर ये भी बता दीजिएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से कोई लाएमल तैयार किया गया है, कोई मुख्तलिफ फोरम्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे कोई लोगों को रिलीफ देने के लिए, उनकी परेशानियों को हल करने के लिए कोई इक़दाम किए जाएंगे? देखें इकबाल भाई, एक तो अपने वफाकी गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम हम इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, वहां से प्रेशर भी डलवा रहे हैं। दूसरा ये कि अभी नेशनल असेंबली में भी हमने इसके ऊपर फ्लोर पर बात की और बाकायदा इस पर बाइकआउट भी असेंबली में किया। फिर अभी लास्ट हमारी जो इनके प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई है, जो अभी एक अपोजिशन पार्टीज के डिनर से पहले, उसके अंदर भी हमने बड़ा स्ट्रांगली इस इशू को रेज किया है। अब बात ये है कि बहुत सारे इश्यूज देखें हम रेज कर सकते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं कि अवामी एहतजाज के ऊपर आ सकते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जनाब हमने आपको इतनी दफा हमने आपसे गुजारिशात की, आपके सामने पब्लिक के इशू रेज किए, लेकिन जब आपने इसके ऊपर किसी किस्म का रेस्पॉन्स नहीं दिया और कोल्ड शोल्डर आपने शो किया, तो फिर हमें सड़कों पर आना पड़ा। तो फिर नेक्स्ट जाहिर सी बात है कि अवाम की उमंगों के मुताबिक, अवाम की जरूरतों के मुताबिक हमें अगर सड़कों पर आना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और हमारी तैयारी चल रही है। अभी हमने जो धरना दिया, धरने के दौरान जो आखिरी जो प्रेस ब्रीफिंग कवर नवेद जमील भाई ने की, उसमें उन्होंने कहा भी कि धरने के बाद हम अपने एहतजाज को कराची के अंदर पूरे इलाकों में इसको हम फैलाएंगे। तो हमारी इस हवाले से तैयारियां चल रही हैं इकबाल भाई। अच्छा
तो सर इस हवाले से यानी के इलेक्ट्रिक से कोई राब्ता कायम किया जा रहा है कि आप कराची के लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए जो ओवर बिलिंग है या जो शिकायत हैं सारिफिन को उनको हल करने के लिए कोई डायरेक्टली बात कर सकें के इलेक्ट्रिक से या उसकी इंतजामिया से? नहीं, इस पर हमारी 2-3 मीटिंगें एमएनएस की सतह पर 2-3 मीटिंगें हमारी हो चुकी हैं के इलेक्ट्रिक के साथ। उसमें अमीनुल हक भाई भी उसके अंदर थे और हमारे उसामा कादरी भाई भी उसमें हैं और हैदराबाद के भी लांडी के हमारे डिप्टी इकबाल भाई वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। ये सारी चीजें इनके सामने रखी और इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी कि इसके ऊपर जांच का जो जो इश्यूज हैं इसको हम ग्रेजुअली करते जाएंगे। तो इन द मीन टाइम फिर नेशनल असेंबली का सेशन आ गया, बजट सेशन आ गया, वहां पर भी इसको रेज किया, प्राइम मिनिस्टर के सामने भी रखा। तो अब अगर ये नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो इकबाल भाई फिर हम सड़कों पर आएंगे, सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे और कोशिश करेंगे कि एहतजाज हमारा बिल्कुल पीसफुल रहे। ये के इलेक्ट्रिक के साथ साथ पानी का बहरान चल रहा है, उस पर भी हमें आवाम को लेके चलना है। फिर ये बजट के अंदर जो ज्यादतियां जिस किस्म की गई हैं कि कराची को सिर्फ 11% डेवलपमेंट साइट को हिस्सा दिया गया, उस पर भी हमारा एहतजाज चल रहा है, उसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। K4 के मंसूबे के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ 50 करोड़ रुपए रखे, 80 अरब के मंसूबे के ऊपर वफाक पर हमने दबाव डाल के, प्रेशर डाल के वहां से 2 अरब 25 करोड़ रुपए हमने रखवाए और सिंध गवर्नमेंट जिसकी अवलीन रेस्पॉन्सिबिलिटी है पानी सप्लाई करने की, उन्होंने सिर्फ 50 करोड़ रुपए रखे। तो ये जो सारी सूरत हाल है, कई किस्म के मल्टीपल इश्यूज जो है एक साथ जमा हो गए। फिर इस वक्त आप ये देखिए इकबाल भाई, पूरे कराची में जगह जगह गटर का, सीवरेज का पानी ओवरफ्लो हो रहा है और उसके साथ साथ एनडीएमए की तरफ से वार्निंग भी आ गई है कि इस मरतबा जो है तारीखी बारिशें होंगी, बहुत शदीद बारिशें होंगी। उसके लिए भी तैयारी के लिए पिछले दिनों मेयर और हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैनों ने ये सूबाई हुकूमत से और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से इजलास किए, उनके सामने भी सारी सिचुएशन रखी है कि एक तरफ तो एनडीएमए ये कह रहा है और दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट ये कर रही। तो उसके लिए फंड चाहिए नालों की सफाई के लिए, और जो सिस्टम उबल रहा है सेवरेज का गली कूचों में, मोहल्लों में, ये बहुत बुरी हालत है। तो कई इश्यूज हैं जिसके ऊपर अब हम जा रहे हैं आगे इंशाल्लाह एहतजाज के ऊपर, अवामी एहतजाज के ऊपर। सर जो डेवलपमेंट फंड्स एमएनएस को डिस्ट्रीब्यूट हुए, 1 साल के मिल गए, 1 साल के लैप्स हो गए, वापस चले गए थे, उसके हवाले से कोई काम किया जा रहा है सर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मेंबर नेशनल असेंबलीज इलेक्ट हुए हैं और 15 करोड़ रुपए एक एमएनए को दिया गया? खाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि पीटीआई के भी जहाँ जहाँ एमएनएज हैं उन तमाम इलाकों में ये डेवलपमेंट स्कीमें जो जमा कराई गई थी पाक पीडब्ल्यूडी के जरिए, तो वो काम सब जगह शुरू हो चुके हैं। उसमें सेवरेज के काम है, पानी के काम है, सड़कों के काम है, फुटपाथों के काम है। ये सब जगह उन एरियाज में जहाँ जहाँ जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उन तमाम एरियाज में ये काम शुरू हो गए। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो मुतासिब हुकूमत सिंध है वो तो गुज़िश्ता तकरीबन 2013 से उन्होंने 1 रुपया भी एमपीएस को डेवलपमेंट फंड्स के लिए में से नहीं दिया, जबकि उन्होंने हर साल वो ब्लॉक एलोकेशन में रखते हैं 10-10 करोड़ रुपए अपने एमएनएस को भी दे रहे हैं सिंध से और सिंध के एमपीएस को भी दे रहे हैं। अपोजिशन के किसी अरकान को 1 रुपया भी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करने के लिए नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया है। बहरहाल ये इनकी मर्जी, नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब जहाँ से हमें काम करना है वहां से हम काम करवा रहे हैं सारी चीजें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हुसैन साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।